सीबीआई खड़ी, ममता अड़ी, लेकिन रुजिरा की मुश्किलें हैं बड़ी। रुजिरा की मुश्किलें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि कोल तस्करी के साथ में कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा है। रुजिरा के जितने भी बैंक खाते हैं उनका थाईलैंड कनेक्शन तलाशा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में जिस तरह से कहा, कटमनी से लेकर के बाकी जो भी सिंडिकेट कल्चर है इन सभी का हिसाब किताब लिया जाएगा, लेकिन सीबीआई जब दहलीज पर पहुंच जाए और फिर टीएमसी कहने लगे कि सियासत है, समझ जाइए कि चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त के पहले क्या सीबीआई के जरिए वाकई में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? लेकिन सवाल बड़ा है कि आज जब सीबीआई पूछताछ करने जा रही है रुजिरा से और सीबीआई ने मेनका से पूछताछ कर ली है, पूछताछ भर से ही आखिरकार टीएमसी इतनी बितकी हुई क्यों है? पहला सवाल। अगला सवाल यह है कि क्या सीबीआई को वाकई में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोट एंड कोट तोता बीच में आ गया है? नमस्ते, मैं राशिद। शुरुआत करते हैं बड़ी तस्वीर के साथ। सीबीआई हिसाब लगाएगी, रुजिरा राज बताएगी। कोल के कितने राज हैं खुलने वाला है आज। वो राज जो इनामुल हक से जुड़ा है, वो राज जो विनय मिश्रा से जुड़ा है, वो राज जो अभिषेक बैनर्जी के साथ में जुड़ा है और जिसे लेकर के सीबीआई ये कहती है हर साल 1500 करोड़ रुपए का सीधे तौर पर सरकारी धन का नुकसान हुआ है। 1500 करोड़ रुपए लोगों ने कमाए हैं। ये कमाई कहां कहां पर गई है? क्या सिर्फ टीएमसी नेताओं तक गई है? क्या टीएमसी के यूथ विंग तक गई है? विनय मिश्रा का अभिषेक के साथ कनेक्शन क्या है? मेनका और रुजिरा का आखिरकार थाईलैंड के बैंक खातों के साथ में कनेक्शन क्या है? अगर शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं 39 लाख रुपए रुजिरा के बैंक खाते के जरिए अलग अलग वक्त पे पहुंचे हैं टीएमसी नेताओं के पास तक, इसमें सच्चाई क्या है? लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ममता बनर्जी हिली हैं। ममता हिली हैं क्योंकि कटघरे में फैमिली है। असोल परिवर्तन का वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और दीदी के बाद अब बेटी पर आर पार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि बंगाल को अब असोल परिवर्तन यानी असली वाला परिवर्तन चाहिए। और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं पीछे खाई, अभिषेक के घर सीबीआई, लाला विनय की शामत आई और कोल की मलाई आखिरकार किसने खाई? कोल तस्करी के तार कहां कहां से जुड़े हैं? आसनसोल बांकुड़ा से निकल करके ये कोल तस्करी के कितने राज हैं और आसनसोल से निकलते हुए ये जो राज हैं इनके कितने कनेक्शन हैं? सीबीआई क्यों ये कह रही है कि लगभग 150 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, जिनमें डीआईजी रैंक का अधिकारी है, एसएचओ रैंक के लोग हैं और इसके अलावा नीचे सिपाही और दीवान तक भी पैसे पहुंचाए गए हैं। ये पैसों का कनेक्शन क्या है? जब सीबीआई रुजिरा से सवाल करेगी और इस सवाल के बीच में सियासत कहां से आ गई है, अगले 1 घंटे इसी पर करेंगे बहस। पहली बड़ी खबर, सीबीआई आज करेगी रुजिरा बैनर्जी से पूछताछ। ममता के भतीजे अभिषेक पर भी कस सकता है शिकंजा। सुबह 11 से 3 बजे के बीच हो सकती है पूछताछ। कोल तस्करी से जुड़े सवाल करेगी सीबीआई। कल 3 घंटे तक रुजिरा की बहन मेनका से पूछताछ हुई है। कहा यह जा रहा है कि मेनका के जरिए भी कई अहम जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी है। कोल तस्करी से जुड़े सवाल करेगी सीबीआई। कोल तस्करी के कितने कनेक्शन हैं, इन्हें खंगाला जाएगा। और अगली बड़ी खबर, रुजिरा मेनका के विदेशी खाते भी खंगालेगी सीबीआई। खातों का कोल तस्करी कनेक्शन जांचा जाएगा। विनय मिश्रा के साथ अभिषेक कनेक्शन भी खंगालेगी सीबीआई। और कोल तस्करी का फरार आरोपी है विनय और इसी कट कल्चर पर, टोलाबाजी पर किस तरह से वार किया है प्रधानमंत्री ने। असोल परिवर्तन का नारा किस तरह से प्रधानमंत्री ने दिया है, देखिए। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। कोई उसे डरा नहीं पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা
আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। सीबीआई तो एक्शन में है और रुजिरा के लिए आखिरकार कितनी आफत है, अब आप ये देख लीजिए एक बार। कोयला घोटाले पर सीबीआई एक्शन से ममता का परिवार घिर गया है। सीबीआई एक्शन और सियासत दोनों ने रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार को मेनका से कोयला घोटाले में 3 घंटे की पूछताछ हुई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की बहन है मेनका। आज सीबीआई का सामना करेंगी अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा। सीबीआई सुबह 11 बजे 188A हरीश मुखर्जी रोड स्थित घर पहुंचेगी। उमेश कुमार एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेतृत्व करेंगे। 5 से 6 मेंबर्स की टीम में 2 महिला सीबीआई ऑफिसर भी शामिल हैं और यही लोग पूछताछ करेंगे। कितनी देर की पूछताछ चलती है इंडिया न्यूज आपको बताएगा। लेकिन आप ये जानें कोल के आखिरकार कितने राज हैं और कोयला तस्करी के कितने कनेक्शंस हैं और कहां-कहां तक ये नाम जा रहा है। कोयला तस्करी के लिए फर्जी कंपनी बनाई गई। फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खाते में पैसे जमा हुए। बैंक खाते अभिषेक की पत्नी रुजिरा से जुड़े हैं, ये सीबीआई के सूत्र कहते हैं। और सीबीआई के सूत्र ये भी बताते हैं कि विदेशी बैंक खाते रुजिरा की बहन मेनका के भी हैं। नवंबर 2020 में अवैध कोयला तस्करी का खुलासा हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा पर यह कोल तस्करी चल रही थी। तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला और इनामुल हक ये 2 लोग पकड़े गए। लाला और इनामुल के जरिए पैसे विनय मिश्रा तक पहुंचे। टीएमसी नेता है विनय मिश्रा और विनय मिश्रा तक पैसे पहुंचाए गए, ये सीबीआई सूत्रों के जरिए पता चला। पैसे बैंकॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे और अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका ये दोनों ही लोग रडार पर हैं। बीजेपी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा को विदेशी बता करके घिरा है। रुजिरा और उनकी बहन के पास थाईलैंड की भी नागरिकता है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। यासिर जिलानी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में मेरे साथ में जुड़ेंगी। पियाली आचार्य जुड़ गई हैं, पियाली आचार्य जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। संदीपा चक्रवर्ती कांग्रेस प्रवक्ता। अनिर्बान बनर्जी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं। सुनीत चोपड़ा जी वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। अपना बेशकीमती वक्त आपने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासिर जिलानी, पहला सवाल आपसे, क्या सीबीआई की छापेमारी सियासत से प्रेरित है? कहां तक ये सीबीआई की छापेमारी चलेगी? कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले सीबीआई को लगा दिया गया है, ईडी को लगा दिया गया है और आप लोग कहते हैं असोल परिवर्तन लेकर के आएंगे। ममता बनर्जी ने अगर विक्टिम कार्ड खेल दिया, कहीं बैकफायर न कर जाए? नहीं, देखिए, हम तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और कानून अपना काम कर रहा है। कानून आज आप पूरे बंगाल को देखेंगे तो बंगाल की जो संस्कृति है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से जानी जाती है। वहाँ पे लोगों के अंदर एक कला में रुचि है, वहाँ के संगीत के बारे में लोग चर्चा करते हैं, समाज का वहाँ जो एक नजरिया है देखने का, उसका हमेशा से बंगाल के लिए चर्चा किया जाता है। लेकिन आज के दौर में बंगाल को कट कल्चर के बारे में जाना जाता है। आज के दौर में जब से दीदी की सरकार है, वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है उस राज्य का जिसमें भ्रष्टाचार ना किया हो, वहाँ का कोई अधिकारी ऐसा ना हो जो भ्रष्टाचारी ना हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यासिर भाई, कानून यासिर भाई में आए कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। यासिर भाई, 4.5 साल आपको कट कल्चर नहीं दिखा, 4.5 साल तक आप लोगों को तोलाबाजी नहीं दिखी, 4.5 साल तक आप लोगों को कोल स्कैम नहीं दिखा, 4.5 साल तक हर साल का 1500 करोड़ का घोटाला नहीं दिखा, 4.5 साल तक आप लोगों को बांकुड़ा नहीं दिखा, 4.5 साल तक आप लोगों को आसनसोल का कोल स्कैम नहीं दिखा और अब जाकर के कनेक्शन सामने आ रहा है। तो सवाल तो उठेंगे ना कि आप लोगों ने तोता छोड़ दिया है, तोता छोड़ दिया पश्चिम बंगाल में। राशिद भाई, आप अपने पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आप बेहद संजीदगी के साथ सुलझे हुए तरीके से और बहुत ही इंसाफ करते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छा पत्रकार कहा जाता है। ये आप पीछे जाके देखिए, जब लोकसभा का 1 साल पहले ऑलमोस्ट हो गया चुनाव हुआ था, तब भी हमने ये बात कही और उस वक्त भी दीदी कह रही थी कि मैं पता नहीं क्या क्या कह रही थी, तब भी हम 18 साल तक वहां लेके आए।
और हम लोगों ने शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी वहां सक्रिय होकर काम करने की शुरुआत करी, आपने देखा है, मैंने आपके साथ बहुत सारी डिबेट करी है, किस तरीके से सिलेक्टिव होकर टीएमसी के लोगों ने भाजपा और आरएसएस के लोगों की हत्याएं करी हैं। ये बंगाल नहीं, पूरा देश जानता है। और आप जिस गोलाबाजी, जिस भ्रष्टाचार की आप खुद रिसर्च के साथ दिखा देंगे, आपके स्टूडियो में सर्च टीम लगी है कि किस तरीके से रुजिरा, जिसका आप नाम ले रहे हैं, उसकी बहन जो थाईलैंड नागरिक है, उसने कैसे यहाँ से जो स्कैम किए हैं, वहां पे फंड ट्रांजैक्शन हुआ है। ये तो सब आजकल ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। ठीक है। कहीं भी कोई आदमी बचेगा नहीं जिसने अपराध किया है, कहीं तो भी कोई आप बचेगा नहीं, लेकिन अगर उसके ऊपर रडार आ जाता है, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, और अगर ये स्कैनर टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो फिर सवाल उठना लाजमी है। यासिर भाई, दोबारा आपके पास आता हूं मैं। हालांकि मुझे इंतजार है अनिर्बान बैनर्जी का, टीएमसी सपोर्टर हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि टीएमसी सपोर्टर जल्दी हमारे साथ जुड़े। लेकिन उससे पहले संदीपा चक्रवर्ती के पास में चलते हैं। संदीपा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप लोगों को लगता होगा ना कि जिस तरह की परंपरा और जिस तरह की विरासत एक तोते के इस्तेमाल वाली छोड़ी गई है, ठीक वही काम आज की तारीख में हो रहा है। एक जमाने में सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें करती थी, एक जमाने में ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारें करती थी। पॉलिटिकल प्रेशर जहां पर भी बनाना होता था, वहां पर सीबीआई को छोड़ दिया जाता था। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। ठीक कह रहा हूं या नहीं मैं? कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने कभी भी सीबीआई और ईडी, ये तो सारे इंडिपेंडेंट बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की, तो कभी भी तो इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। हाँ, जहां पर भी देखा कि गलत हो रहा है, जहां पर भी देखा कि वहां पे आम जनता की जो रोटी रोजी है, वहां पे थोड़ा सा मतलब प्रभाव पड़ रहा है, कोई नेता या फिर कोई भी हो इसमें कुछ घोटाला कर रहा है, तो वहां पे तो ऑब्वियसली वहां पे जांच करने की परमिशन दी है। लेकिन कभी भी ममता ने परिवार के साथ घोटाला किया, ऐसा आप भी मानती हैं? इसके लिए कभी भी नहीं किया। ममता बनर्जी ने परिवार के साथ मिलकर के घोटाला करवा दिया, आप यही मानती हैं? जी, अभी आप लोग जी, अभी सेंट्रल से सीबीआई आई है, अभी जांच पड़ताल शुरू हुई है। अभी हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस काफी सालों से इसकी मांग कर रहे थे कि यहाँ पे अभी जो बंगाल है वो कोयला से लेके बाली खदान से लेके तोलाबाजी काटमानी से लेके बहुत सारे स्कैम के ऊपर खड़े हैं। नारदा शारदा भी आपने देखा है क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ। हम लोग रास्ते पे उतर के हम लोग प्रतिरोध कर रहे थे कि हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे एक जांच हो इन सब चीजों में। लेकिन अभी अगर सीबीआई आई है, अभी जांच पड़ताल अगर शुरू हुई है तो बहुत अच्छी बात है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जांच पड़ताल जो भी है निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए। ओके, ठीक है। यासिर भाई, अभी संदीपा चक्रवर्ती ने एक और नाम लिया है, नारदा शारदा। आजकल कोल तस्करी की तो बात आ रही है, लेकिन नारदा शारदा आप लोगों की जबान पर नहीं आ रहा। नारदा शारदा खबरों की सुर्खियां भी नहीं बटोर रहा, और नारदा शारदा आज की तारीख में सियासत के बीच भी नहीं है। क्या यह माना जाए कि नारदा शारदा वाले जो चेहरे थे आज आपके हो गए हैं, डिटर्जेंट पाउडर से धुल गए हैं, और यही एक वजह है कि अब नारदा शारदा आपकी जबान पे नहीं आता है तो कोल तस्करी? भाई देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, अगर कोई भी अपराध हुआ है और उसमें कोई लोग इन्वॉल्व, तो उनके साथ क्या हुआ है नारदा शारदा में भी आप उसके पूरे केस का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं जो अभिषेक बनर्जी की पत्नी है, जिन्होंने कितनी आज उनको सीबीआई के सामने भी पेश होना है। तो ये भारत देख रहा है कि जिस राज्य ने एक दीदी को वहां के नागरिक ने चुना, वहां के नागरिक ने अपने विकास के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य का लेवल अच्छा हो, उसके लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो तमाम तो मैं फेल हूं। संदीपा जी आप बिल्कुल बोलिएगा, संदीपा जी आप बिल्कुल बोलिएगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक बनर्जी को और ममता बनर्जी को और टीएमसी को चुना 2016 कुछ दिन पहले जो पंचायत की इलेक्शन हुई है, जो डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी की खुद की कंस्टिट्यूएंसी है, वहां पे 37 बूथ में नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया और 99% लोगों को। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। संदीपा जी अपनी बात आप करेंगे, उससे पहले मैं डिबेट ओपन टू ऑल कर देना चाहता हूं। सुनील चोपड़ा जी को, वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उन्हें भी लेकर के आना बहुत जरूरी है। सुनील चोपड़ा जी, पश्चिम बंगाल में असल में लोकतंत्र के स्तंभ की जड़ खोदने में कौन लगा है? वो जो लोग सीबीआई जांच करवाने वाले हैं, या वो जो जिनके पुलिस कमिश्नर से, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से अगर सीबीआई जांच करने के लिए आ जाए और उन्हें सड़क पर लेकर के बैठ जाए मुख्यमंत्री, कौन असल में लोकतंत्र की जड़ को खोद रहा है?
लोकतंत्र की जड़ को वो खोद रहे हैं जिन्होंने शारदा नारदा स्कैम को भुला के अपने बीच में उन्हीं लोगों को लिया जिनको वो कहते थे सबसे करप्ट हैं। इन लोगों के बीच में मर्डर केसेस तक हैं। तो हमारा ये कहना है कि जनतंत्र तो केंद्र ही नष्ट कर रहा है। हाँ। और मोदी केयर्स का जो फंड है उसको पब्लिक करें, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? हाँ, आपके आज हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी है नहीं। हाँ। और मैं देख रहा हूं कि कितने इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। हाँ। कितने किसान मर चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, और हमारे प्रधानमंत्री एक बार उन तक गए नहीं अफसोस करने। मेरा ये कहना है, और आपको याद होगा कि जो सीबीआई के अंदर लड़ाई हुई थी उसने कितना डेमोक्रेसी का नुकसान किया था दिल्ली में। ठीक है, अस्थाना के टाइम पे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट के लिए रुकिए। और मुझे बार बार इंतजार है, अगर किसी का तो अनिर्बान बनर्जी का है जो टीएमसी सपोर्टर हैं। मेरी डिबेट में टीएमसी के सपोर्टर का होना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं, उसके बाद फिर पीआली आचार्य के पास में हम चलेंगे। अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर एक और बड़ा आरोप लगा। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके आरोप लगाया, विजुअल भी साथ में दिखाएं। थाईलैंड के बैंक में रुजिरा बनर्जी का खाता है, यह शुभेंदु अधिकारी ने कहा। थाईलैंड के बैंक खाते से अवैध लेन देन का पता चला है, यह भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। और एक चेक की कॉपी आपको हम दिखाते हैं। चेक की जो कॉपी है, हाँ, ये कॉपी आप देखें। थाईलैंड के बैंक में कैसे रुजिरा बनर्जी के खाते का पता चला है, जहां पर जिस बैंक खाते में और उससे जुड़ा हुआ जो चेक है उस पर रुजिरा का सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब के जरिए ममता बनर्जी पर आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने वार किए हैं, एक बार के लिए देखिए आप। इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं हम आपको। ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने वार हैं, अब आप देखें। कट कल्चर, आसोल परिवर्तन, यानी असली परिवर्तन तो अब करना है, सोनार बांग्ला, टोलाबाजी, ये 4 बड़े वार किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली में। और ये कह दिया है कि जो 10 साल का शासनकाल ममता बनर्जी का रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमीशन बनाया गया है, यानी कटमनी बनाई गई है, इसमें टोलाबाजी की गई है, इसमें तस्करी की गई है। और अब हम सोनार बांग्ला बनाएंगे और कट कल्चर को हाशिए पर लेकर के जाएंगे, तभी पश्चिम बंगाल में होगा असली वाला परिवर्तन। मिशन बंगाल में ममता वर्सेस मोदी वाली लड़ाई अभी कहां पर खड़ी है? बंगाल चुनाव से पहले बंगाल 2 अलग अलग पार्टियों में बंट गया है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। बंगाल की दहाड़ प्रचार अभियान से बाहरी बताने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी कह रही है कि धार्मिक बंटवारा करने में ममता बनर्जी लगी हैं। फिर ममता ये जवाब देती हैं कि भाई 2019 में 164 विधानसभा सीटों पर हम आगे रहे हैं, हमारे मुकाबले कोई भी खड़ा नहीं होता। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यह है 2019 वाली बढ़त को 2021 में भी बना करके रखें। मुस्लिम फैक्टर किसके साथ में जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्लिम फैक्टर के नाम पर कितने वोट बटेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। यह तो बात हो गई मिशन बंगाल में ममता वर्सेस मोदी की। अगला इंफोग्राफिक आपको कुछ और भी दिखाएगा। अगले इंफोग्राफिक में आप देखें, इसको बदल सकते हैं आप। अब ममता बनर्जी पर आखिरकार कितने तीर चलाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यह सियासी तर्कश के वो तीर हैं जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए उनकी बुनियाद पूरी तरह से हिल गई है। परिवर्तन यात्रा, नादिया से लेकर के हल्दिया, हल्दिया से लेकर के बाकी और भी अलग अलग जिलों में पूरे बंगाल को कवर करने के लिए सीए का नाम दिया गया, एनआरसी का नाम दिया गया, और यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी वैसे ही सीए लागू करेंगे। राम मंदिर की बात आई, जय श्री राम का नारा दिया गया। बंगाल के बड़े नायकों को अपने साथ में भारतीय जनता पार्टी ने बताया। ममता राज की जितनी राजनीतिक हिंसा है, सवालों के कटघरे में ममता है। अब कोल घोटाला, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि सीबीआई सूत्र बताते हैं कि हर साल 1500 करोड़ रुपए की कमाई की गई इस घोटाले के जरिए। सीबीआई जांच का स्कैनर है और कट मनी के नाम पर बार बार सवालों के कटघरे में ममता बनर्जी को खड़ा किया जा रहा है। हम सीधे चलते हैं अनिर्बान के पास में, जो टीएमसी के सपोर्टर हैं। अनिर्बान, अब आपसे मेरा एक सवाल है, आखिरकार टीएमसी वाले या फिर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी या उनका परिवार इतना ज्यादा भड़का हुआ क्यों है? सीबीआई कोई गिरफ्तारी तो कर नहीं रही, सीबीआई ना किसी को रिमांड पर ले रही है, न ही किसी को डिटेन कर रही है। सीबीआई ये कह रही है कि भाई कोल तस्करी से जुड़े हुए कुछ सवाल हमें करने हैं, हम तो तफ्तीश करने के लिए आए हुए हैं, आप हमारे सवाल का जवाब दें। तो फिर क्यों ना ये कहा जाए कि आप लोग पहले ही इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि कहीं किसी दुखती रग पर सीबीआई हाथ न रख दे। अरे सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि सीबीआई कोई भोला भाला इंसान हो।
आप देख लीजिए पिछले 7 सालों का सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहां पर क्या आप मुझे एक भी केस बता सकते हैं जो उन्होंने कोर्ट में प्रूफ किए हो कि ये मेरा केस है जज साहब, मैं आपके पास लाया हूं और मैं ये प्रूफ दे रहा हूं और कोर्ट ने मान लिया कि हाँ आप सच बोल रहे हो? एक भी केस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए सीबीआई को यूज किया गया है। और वो कौन यूज करता है? पीएमओ डायरेक्ट कंट्रोल करता है और बकलम ये बीजेपी सीबीआई को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, पहले बीजेपी ने अनिर्बान मैं एक ही बात आपसे पूछना चाहता हूं। उठाते हैं, अनिर्बान, सीबीआई एक्टिवेट हो जाता है। वी डू रिस्पेक्ट, आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सीबीआई का सामना किया है जब जरूरत हुई है। खुद प्रधानमंत्री 8-8, 9-9 घंटे सामने बैठे हैं, उन्होंने सवालों का सामना किया है और उसके बाद पता यह चला कि कोई भी गड़बड़ झाला नहीं है। अगर आप लोग वाकई में पाक साफ हैं, आप कहिए ना कि हम तो सामना करने के लिए तैयार हैं, हम सामना करेंगे। ममता के पास में सीबीआई आ जाए, अभिषेक के पास में आ जाए, टीएमसी नेताओं के पास में आ जाए, जहां तक भी जाना हो सीबीआई आ जाए। सर, नरेंद्र मोदी ने सीबीआई का सामना किस लिए किया था? गुजरात दंगे के लिए। वहां हजारों लोग मारे गए थे जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये क्या शर्मसार होने वाली बात है? ये कोई गर्व की बात नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर रहने वाले। आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। बोल दिया था कि आप नहीं अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी सामना कर सकते हैं, तो फिर ममता बनर्जी के परिवार को दिक्कत क्या है? ये आप लोग वही करेंगे। हमने जैसे सीबीआई की टीम जाए, केंद्रीय एजेंसी की टीम जाए, पुलिस कमिश्नर को लेकर के सड़क पर ममता बनर्जी बैठ जाएंगे। अनिर्बान सर, कोई भी एजेंसी आ जाए, मैं ये कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के जमाने में गुजरात में दंगे हुए थे कि नहीं हुए? आप कहां लेकर के जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कोई गिरफ्तारी तो कर नहीं रही, सीबीआई कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही, सामना कीजिए ना। सीबीआई गिरफ्तारी नहीं कर रही, सामना कीजिए ना। आप वो 8-9 घंटे सीबीआई का सामना किया था? आप ये बताइए, विनय मिश्रा के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है? आप बताइए, लाला के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? आप बताइए कि इनामुल हक के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है? अनिर्बान, सीधे बताइए, सबूत है तो पेश कीजिए। बताने वाला ये बताने सबूत पेश करना सीबीआई का काम है। ये सबूत पेश करने का काम सीबीआई ने आज तक किया क्या पिछले 7 सालों में? आपने देखा सबसे हाई प्रोफाइल केस बाबरी मस्जिद का मामले में वो हार गए कोर्ट में। सीबीआई अनिर्बान कहां लेकर के जा रहे हैं? अनिर्बान कहां लेकर के जा रहे हैं? ट्रैक रिकॉर्ड आप मैं कहता हूं 2021 की बात, आप जाते हैं 1992 पे। मैं कहता हूं 2021 की बात, आप चले जाते हैं 2002 पे। 2020 की बात है सर, ये 2020 की बात है। सीबीआई का हाई प्रोफाइल केस बाबरी तोड़ने वाला मैटर उन्होंने प्रूव नहीं कर पाए, कोर्ट ने उनका वो चार्जशीट रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद वो अपील पियाली आचार्य, कैसा रिकॉर्ड है? क्या वाकई में कोल तस्करी के नाम पर गड़बड़ झाला हुआ है, या फिर एक सियासी हथियार के तौर पर सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है? पियाली, आप सुन पा रही मुझे? हाँ, फिर से बताइए एक बार। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि अगर अभिषेक बैनर्जी के घर तक सीबीआई की दस्तक हो गई है तो इसके पीछे वाकई में क्या पॉलिटिकल वेंडेटा है? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी रुजिरा नारुला बनर्जी के अगेंस्ट में गोल्ड का कस्टम्स का मामला था। आज सीबीआई का जो कोल तस्करी के मामले पे उनको पूछताछ करने का, सीबीआई तो सिर्फ पूछताछ करने के लिए आए हैं। हाँ। उनके साथ अनूप कुमार जी का, इनामुल का, विनय मिश्रा का कोई ताल्लुक है क्या? सीबीआई के पास ढेर सारे क्वेश्चंस है, तो इसके लिए वो उनको और उनके बहन जो मेनका गंभीर, उनको पूछताछ के लिए आए हैं। तो इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा का क्यों क्वेश्चन रेज किया जा रहा है? हाँ। तो मेरे ख्याल से ये रूटीन प्रोसेस है और उसको सामना करना चाहिए। ठीक है। यासिर, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सितंबर में ये कोल तस्करी के न जाने कितने राज खुले थे और उसके बाद से ही विनय मिश्रा फरार है। इनामुल हक हाथ में आ गया था और इनामुल हक के अलावा लाला भी स्कैनर पर रहा है। लेकिन इतने दिन आखिरकार क्यों लग गए और इतने दिन में कोई बड़ी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई अभी तक? इंतजार किया जा रहा था क्या कि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाए? एक काम करने का तरीका होता है और उस पर हम लोग किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि कोई जांच एजेंसी जो भारत की है वो जब काम करती हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने
जब किसी भी केस में जांच एजेंसी पढ़ती है और अगर किसी ने अपराध किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी बैठ के यहाँ पे टीएमसी समर्थक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जो इनका एक प्रेम है बाबरी को लेके और एक जिस पे इतना बड़ा भारत में उस अयोध्या में शौर्य राम मंदिर का बन रहा है, तो इनको बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी इन्हें प्रॉब्लम है। बार बार उनको कहीं ना कहीं ये नीचे दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो बंगाल की जनता जिसकी वजह से जग गई, और ये भूल जाते हैं कि जो इनका टोला कट कल्चर के साथ साथ एक इनका यासिर भाई देखिए, आप लोगों ने चूंकि श्री राम की बात की है, कल्चर जो है, आपने मंदिर मस्जिद की बात की है, और मेरी टीम ने बंगाल का धर्मयुद्ध तैयार कर दिया है। मेरी टीम ने बंगाल का धर्मयुद्ध तैयार कर दिया है, उसके ग्राफिकल इनपुट तैयार कर दिए हैं। यासिर भाई अपनी बात पूरी करें, एक बार यासिर भाई अपनी बात पूरी करें, उसके बाद हम बंगाल का धर्मयुद्ध दिखाएंगे। यासिर भाई देखिए, सिलेक्टिव किलिंग कल्चर है, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। अब तक कितने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में कत्ल कर दिया है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे अनिर्बान बनर्जी, क्योंकि वहां पे वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वहां उन्हें लगता है कि अगर हम इस पे चर्चा करेंगे तो भारत को क्या जवाब देंगे। बंगाल तो अभी कल भी एक वहां के लोकल टीवी ने जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बना रही है। और मैं राशिद भाई आपसे कह रहा हूँ, इनकी घबराहट बौखलाहट सिर्फ इसलिए है कि इस बार जनता ने सबक सिखाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत की सरकार बनानी है तो जाति के साथ ही साथ धर्म को भी साधना बहुत जरूरी है। और जब मंदिर मस्जिद की बात आ गई है तो बंगाल का धर्मयुद्ध क्या है यह भी देख लेना बहुत जरूरी है। बंगाल के धर्मयुद्ध में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन कहां पर खड़े हैं ये भी तो आप जानना चाहेंगे ना। बंगाल के धर्मयुद्ध में आप ये देखिए, हिंदू हैं लगभग 70.5%, 70.54%, मुस्लिम हैं 27.01%, ईसाई हैं लगभग 0.25%, बौद्ध, जैन और सिख काफी कम तादाद में है। लेकिन कहा यह जाता है कि यह भी कई जगह पर गेम चेंजर साबित हो रहे होते हैं। अनिर्बान, आपसे एक सवाल यह करना चाहूंगा मैं कि क्या इन सभी समुदायों के बीच में ममता बनर्जी एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि देखो मैं तो आपकी अपनी बेटी हूं लेकिन बाहरी कोई आकर के वार कर रहा है? क्या ममता बनर्जी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि देखो विक्टोरिया हॉल में मुझे बेइज्जत किया गया? क्या ममता ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि देखो मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, सीबीआई का स्कैनर मेरे पीछे लगा दिया गया है? क्योंकि कहते हैं जहां पर राजनीति का विक्टिम कार्ड खेला जाता है वहां पर जीत पक्की हो जाती है और बड़ी हो जाती है। अनिर्बान, देखिए, अगर मैं अमित शाह जी की बात पकड़ लूं तो उन्होंने कहा था कि ममता जी अकेली पड़ जाएंगी। तो एक 65 साल की बंगाली अकेली औरत से लड़ने के लिए आप सीबीआई लाते हो, ईडी लाते हो, आपके पास जितने सारे मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये वो सारे लाते अकेली कहां है? एमआईएम को लाते हो। अभिषेक है, ये अमित शाह की बात है, ये अमित शाह की बात है सर, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये अमित शाह की बात कर रहा हूँ। तो एक अकेली 65 साल की औरत से लड़ने के लिए वो सीबीआई, ईडी, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, नेता वगैरह और एमआईएम को भी सारे लाकर वो लड़ना चाहती है, उनको हराना चाहती है। इससे एकदम क्लियर है कि वो हार चुके हैं भाई। एक महिला के सामने वो झुक चुके हैं, इसीलिए उनके पास बंगाल में बीजेपी का कोई एक चीज नहीं है, कोई लीडर नहीं है जो लड़ सकती है। मुझे बड़ा आनंद आता है सुनील चोपड़ा जी, यहां पर अनिर्बान की जबान पर एक शब्द आया है कि वो हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हार चुके हैं। ये किसे कहा जा रहा है कि हार चुके हैं? जिन्हें पिछले विधानसभा में 3 सीटें मिली थी वो हार चुके हैं। जिसे पिछले विधानसभा में महज 3 सीटें मिली उसके लिए ये बात कही जा रही है। ये तो बड़ा अजीब है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में अपने आप में ये अद्भुत है। सुनील जी, पिछले लोग, मेरा ये कहना है, एक मिनट, सुनील चोपड़ा जी जवाब देंगे। अनिर्बान भाई, अनिर्बान भाई, सुनील जी को जवाब देने दें। मेरा ये कहना है कि अपने घर में अगर नलका लीक करना शुरू कर दे तो आप क्या करते हैं? नलके को बंद कर देते हैं। सीबीआई लीक कर रही है, ये लीक्स हैं जो आप बातें कर रहे हैं, नन ऑफ इट इज फैक्ट। ये लीक्स हैं और नलका चल रहा है, तो हारेंगे नहीं चुनाव तो और क्या होगा? जनता मूर्ख नहीं है। आज जो 200 आदमी दिल्ली के बॉर्डर पे मर चुका है किसान, वो छुपे नहीं हुए हैं जी, और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है वहां जाके माफी मांगे। तो जो दिल्ली में किसान का सामना नहीं कर सकता वो बंगाल में ममता का सामना करने में मुश्किल होगा। तो वो क्या कर रहा है? वो यही सोच रहा है कि ममता के साथ अंत में इलेक्शन के बाद मिल गए तो शायद जिंदा रहेंगे। अच्छा, ये हालत है। आज ठीक है,
ठीक है, लेकिन कांग्रेस से भी एक सवाल करना पड़ेगा। हाँ यासिर भाई आता हूं, क्योंकि संदीपा जी के पास भी जाना जरूरी है। सुनीत चोपड़ा का जवाब हाँ। जरूरी है। सुनीत कंफ्यूजन है। सुनीत चोपड़ा हार चुके हैं। सुनीत चोपड़ा अपना रक्त रंजित वाला जो नहीं, हार तो ये 10 साल पहले, हार तो 10 साल पहले चुके हैं। संदीपा जी कहते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में एकदम थर्ड अंपायर वाली भूमिका में है। कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा तो किसी ने भी लपक लिया। अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि अंतिम समय तक यह देखा जाए कहां पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कहां पर टीएमसी खड़ी है, बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है, टीएमसी को कितना नुकसान हो रहा है, और टीएमसी वाले नुकसान को ही हमें किसी तरह से लपक लेना है। ये थर्ड अंपायर की भूमिका से आगे क्यों नहीं आप लोग बढ़ पा रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में? मुख्य मैदान में आइए ना। जी, थर्ड अंपायर की भूमिका में हम लोग है या नहीं है वो तो जनता तय करेंगे। हम लोग मैदान में है या नहीं है वो तो जनता भी देख रही है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं धर्म के पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ। आपने बोला और सभी लोग बोले, बीजेपी भी बोले और टीएमसी भी बोल रहे हैं कि धर्म एक फैक्टर है यहाँ पे। मैं रामकृष्ण परमहंस जी का एक कोट करना चाहती हूँ, भूखे पेट में कभी धर्म नहीं होता है। हम लोग को रोजगार चाहिए होता है, हम लोग को सुरक्षा चाहिए होता है, हम लोग को शिक्षा चाहिए। हम लोग की जो मौलिक अधिकार है वो सब हमको पुनर्स्थापन करना है, जो बंगाल में और पूरे देश में खत्म हो रही है आज ये टीएमसी और भाजपा की दौलत। और दूसरी बात यह है कि टीएमसी का जो झांपी है, टीएमसी का जो दुकान है वो बंद होने वाला है, क्योंकि टीएमसी के जो जितने भी सारे जो मिनिस्टर्स है, जितने भी सारे जो नेता है वो तो बीजेपी में जा रहे हैं ना, बंगाल की बीजेपी में जा रहे हैं। शासन चलता है, नवान बिल्डिंग से शासन चलता है, ये दुकान थोड़ी है। संदीपा जी अपनी बात आप आगे बढ़ाएंगी। 4 हेडलाइन लेने दीजिए मैम, 4 हेडलाइन लेने दीजिए। ठीक है मैम, 4 हेडलाइन लेने दीजिए। और टीएमसी की दुकान को लेकर के संदीपा चक्रवर्ती यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगी। और हां, बड़ी बात यह है, ये सीबीआई जांच आखिरकार टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाएगी, और अगर टीएमसी को नुकसान पहुंचता है इसका फायदा और कौन कौन सी पार्टियां लेने की फिराक में हैं। धर्म युद्ध बंगाल का सजा हुआ है, इसमें कर्म युद्ध वाले कितने योद्धा होंगे, और कर्म युद्ध के अलावा कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी जबान से अलग अलग जबान जीवी बनने की कोशिश करेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। पहले हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल कोल स्कैम पर बहुत बड़ी खबर है। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ में इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। 150 से ज्यादा पुलिस अधिकारी सीबीआई रडार पर हैं। पश्चिम बंगाल के बड़े पुलिस अधिकारियों पर शक है। 1500 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है कोयला घोटाला। स्मगलर इनामुल हक से मिली कई अधिकारियों की लिस्ट। इन सभी अधिकारियों पर भी सीबीआई स्कैनर है, और सीबीआई इस इंतजार में है कि एक बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, ताकि किसी भी अधिकारी के ऊपर बैठा हुआ कोई नेता न रहे, तब की जाएगी जांच। अगली बड़ी खबर, बंगाल में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री। कोलकाता के मेयर की बेटी को ईडी का समन। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम की बेटी प्रियदर्शनी को समन भेजा गया। प्रियदर्शनी को भेजा गया है मनी लॉन्ड्रिंग का समन। टीएमसी नेता है फिरहाद हाकिम, ममता के करीबी कहे जाते हैं फिरहाद हाकिम, और फिरहाद हाकिम पिछले दिनों बहुत ज्यादा मुखर भी रहे हैं। अनिर्बान के पास में चलते हैं। अनिर्बान, अगर कोल स्कैम के बाद, सीबीआई के बाद अब ईडी भी अगर आ जाए, और ईडी के भी स्कैनर पर अगर टीएमसी के बड़े बड़े नेता होने लगे, यानी विधायक से लेकर के सांसद तक, सांसद से लेकर के मेयर तक, क्यों नहीं ये कहा जाए कि आप लोगों ने पिछले 10 साल में सिंडिकेट चलाया है, और इसी सिंडिकेट पर जब वार किया जा रहा है तब असल में आप लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, अगर पिछले 10 साल से चल रहा है तो ईडी और आईटी सीबीआई अब क्यों आ रहा है भाई? तो मैं यही कह रहा था कि सीबीआई आई है, ईडी भी आएगी, आईटी भी आएगी, शायद वो आर्मी भी भेज देंगे। उनको ये इलेक्शन जीतना नामुमकिन लग रहा है, इसीलिए जितना डैमेज कर पाते हैं वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनका अगर इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का और कोई भी आग्रह होता तो पहली इन्वेस्टिगेशन तो वो जॉय शाह के साथ करते ना। हाँ। जिसका 1 साल में 16,000 गुना संपत्ति बढ़ गया। तो ईडी क्या सो रहा है? अगर मैं मान लेता कि ईडी फिरहाद हाकिम के घर भी जा सकता है, वो अमित शाह के घर क्यों नहीं गया? इम्पार्शियलिटी कहाँ है? यासिर कानूनी तौर ईडी अमित शाह के घर क्यों नहीं गया? यासिर भाई जवाब, यासिर जवाब। देखिए इनकी बौखलाहट दिख रही है। आप धीरे धीरे, जैसे दीदी क्या बोलती हैं, कब क्या उनको कहना है, बंगाल भी देख रहा है, भारत भी देख रहा है। उसी तरह के दीदी के समर्थक के जो प्रवक्ता हैं वो भी बौखलाहट में हैं। मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं इनका भी बहुत डिफरेंट वे में जा रहा है। बंगाल को बचाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बंगाल में जो एक बदलाव दिख रहा है, इसी तरीके से अंडा और जीरो आप लोकसभा चुनाव में कह रहे थे, और लोकसभा में नहीं तो जॉय शाह के बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी आई थी। अरे बनर्जी, आप नौजवान हैं, युवा वर्ग को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी सोच को बदलिए।
और भारतीय जनता 16,000 पार्टी गुना, भारतीय जनता 16,000 पार्टी की तरफ आइए, गुना आप संपत्ति आप बढ़ा आइए, कि नहीं बढ़ा? झूठ का सहारा, अरे झूठ के 16,000 गुना आंकड़े से संपत्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बंगाल की जनता आपके ये बता भर्म में नहीं दीजिए आ कि रही वो है। झूठ बंगाल है की फिर? जनता अब को बताइए समझ ना, में वो आ झूठ गया है है। क्या? आज तक आपने जो अब अमित शाह तुष्टिकरण जी की के नाम राजनीति आ की गया तो प्रकाश डर गए सर। धर्म के अरे पे सत्य आपने से जो इतना डर राजनीति करी है, का? तो बंगाल सत्य से इतना ने डरना क्यों? देख के समझ अमित शाह जी से नहीं हुआ। इतना मत बंगाल की डरिए। जनता विकास चाहती है, वो भी जेल बंगाल जा के चुके बच्चे थे। कॉलेज में जाना वो चाहते भी हैं, जेल पूरी जा चुके वहाँ थे। उन्हें बिना इतना डर के डरिए ये नहीं मत उनसे। कि रोड पे उनके सड़कों बेटे पे का चलने पे 16,000 गुना संपत्ति बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? ये माहौल आप बता भी नहीं पाएंगे। बस ओके हो ठीक है, गया। यासिर आप भी रुके और अनिर्बान आप भी रुके। पियाली आचार्य जी, अगर ममता बनर्जी की जमीन खिसकी तो इसका फायदा किसे होगा? अगर ममता की जमीन खिसकी तो असल में फायदा बीजेपी को होगा या फिर लेफ्ट को होगा या कांग्रेस को होगा या किसी और को होगा? जीरो हो चुका है, मैं आपको बता दूं। पियाली आचार्य जी, पियाली आचार्य जी। हाँ जी, हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रुजिरा बनर्जी को सीबीआई ने इंटरोगेट कर रहे हैं और प्रियदर्शनी हकीम जो फिरहाद हकीम का बेटी है, उनका उधर भी ईडी का नोटिस कल भेजा गया था यासिर हैदर उनके हस्बैंड के अगेंस्ट में। तो उन्होंने अभी ये स्वीकार नहीं किया कि उनके उधर नोटिस हुआ है। ये सब मामले पे फायदा जो हो रहा है वो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस उनका जो गठबंधन हो रहा है और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ उनका जो गठबंधन हो रहा है वो अभी तक तय ही नहीं हुआ। और फायदा नुकसान समझने के लिए 5 साल पीछे चलते हैं। 5 साल में बंगाल कितना बदला है ये देखना बहुत जरूरी है। 2016 के बाद से बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का ग्राफ किस तरह से डाउन हुआ है ये बताने के लिए एक इंफोग्राफिक आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं। पिछले 5 साल में लेफ्ट और कांग्रेस का ग्राफ डाउन हुआ, राजनीतिक ताकत बीजेपी की बढ़ी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 2 बन गई, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई और लोकसभा में बीजेपी को 18 सीटें 40% वोट मिले और कांग्रेस को मिले महज 5.67% वोट। लेफ्ट को 1 सीट भी नहीं मिली, 6.25% के आसपास वोट मिले। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि बंगाल में ममता की जड़ अब हिली क्यों है? ये देखें आप, क्या हुआ? ममता के भतीजे यानी भाईपो, इनका कद अभिषेक बैनर्जी का बढ़ता चला गया। जो खटका, जो जमीन से जुड़े लोग थे, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई। प्रशांत किशोर ने कहा मैं तो स्ट्रैटेजिस्ट हूं। बीजेपी मजबूत हो गई और धार्मिक पोलराइजेशन जम करके हुआ है। ये 4 वजह रही है जिस वजह से ममता बनर्जी की जड़ हिली है और इसी के बाद आकर के ममता चक्रव्यूह में फंस गई। अब चक्रव्यूह के चारों तरफ कौन कौन से नाम हैं? नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के बड़े नेता, असदुद्दीन ओवैसी हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं, सीताराम येचुरी हैं, अब्बास सिद्दीकी हैं, फुरपुरा शरीफ वाले, शुभेंदु अधिकारी हैं, राजीव बनर्जी हैं। इतने चक्रव्यूह में अभी ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। तो ऐसे में संदीपा, एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, चूंकि ओवैसी का नाम आया है और 25 फरवरी को ओवैसी बहुत बड़ी रैली भी करने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि आज की तारीख में अगर ममता बनर्जी वाला मुस्लिम वोट बैंक छिटका तो लेफ्ट या कांग्रेस के पास में नहीं जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी के पास में जाएगा। क्या कोई टैक्टिकल सपोर्ट या किसी भी तरह का टैक्टिकल अलायंस पर्दे के पीछे आपका ओवैसी के साथ भी हो सकता है? जी, ये तो मैं कैसे कह सकती हूँ। मैं तो एक प्रवक्ता के हिसाब से आई हूँ। जो भी तय करना है वो तो हमारे जो मतलब सीनियर जो लीडर्स है वो सब तय करेंगे। और रही बात ये टेक्निकल, ये जो जितने भी सारे ऐसे रोड मैप है उस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग फिलहाल डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बंगाल की डेवलपमेंट कैसे हो, क्योंकि डेवलपमेंट पिछले 9.5-10 साल से बिल्कुल थम सी गई है। ये ममता गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल थम सी गई है। यहाँ पे कुछ भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था पिछले इतने सालों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था सारे के सारे धस हो गए हैं। अनिर्बान तो उसपे हम लोग विकास थम गया बंगाल का। अनिर्बान जी, जिनका अपना स्लोगन था कि सबका साथ सबका विकास, और पिछले 7 सालों में इतना विकास हुआ है, पेट्रोल के दामों में, डीजल के दाम में और वो एलपीजी सिलेंडर में इतना विकास हुआ है कि उनको बंगाल में विकास दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन सारे भारत के तुलना में थोड़ा कम है। तो वो चाहते हैं कि वो पावर में आए और जो भी हम बाजार जाके खरीदते हैं उसका दाम में इतना बढ़ोतरी कर दे कि विकास ही विकास दिखे। तो वैसा विकास हमें नहीं चाहिए। हमें आलू 200 रुपया किलो खरीदना नहीं है, प्याज 500 रुपया किलो खरीदना नहीं है। बीजेपी का जो विकास है वो सिर्फ अदानी अंबानी के लिए विकास का मॉडल है। वैसा विकास का मॉडल हमें चाहिए भी नहीं
या है नहीं, हम खुश हैं या आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए पश्चिम बंगाल में विकास, एक मिनट, 8-9 रुपया किलो। पश्चिम बंगाल में जब इंफ्रा के विकास की कांग्रेस बात पूरी हुई, तरीके से सहयोग कर रहे हैं उसमें संदीपा, अनिर्बाण जी, मैडम, लेकिन आप बंगाल मैडम में जवाब बंगाल दीजिए। में संदीपा रुक जाएं। घोटाला आपने हुआ। संदीपा आप रुक जाएं, क्योंकि मुझे सुनीत चोपड़ा से सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सुनीत चोपड़ा, मैडम, आप पश्चिम बंगाल में जब भी विकास की बात होती है, मैं डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, मैं डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूं। सुनीत चोपड़ा से मेरा एक सवाल है कि क्यों आखिरकार पश्चिम बंगाल का विकास नहीं किया गया पिछले इतने सालों में, लगभग 4 दशक में? पश्चिम बंगाल में शिक्षा की बात क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में इंफ्रा की बात क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में रोड की बात क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में बिजली, सड़क, पानी की बात क्यों नहीं हुई? पश्चिम बंगाल में कभी लाल सलाम की बात हुई, कभी टीएमसी के गुंडों की बात हुई? पश्चिम बंगाल में कभी रक्त चरित्र की बात हुई? पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सिंगूर की तो बात हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सिंगूर के आंदोलन से किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। लाल सलाम वाले आंदोलन से किसानों का कुछ भी नहीं हुआ। कौन है असल में पश्चिम बंगाल का विलन? सुनीत चोपड़ा जी, थोड़ा इनको देखो। सुनीत चोपड़ा जी, पश्चिम बंगाल में विकास का दुश्मन कौन है? सुनीत जी, यासिर जिलानी है क्या मेरे साथ में? जी है, मैं हूं। हाँ यासिर भाई, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं। देखिए, बंगाल के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बंगाल को अगर किसी ने बिल्कुल हाशिए पे रखा तो वो वामपंथी विचारधारा की वहां पे बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति दास दो लोगों की सरकार रही है। एक लंबे वक्त तक की सरकार, लोगों ने बंगाल को बदलाव किया। उस वक्त की राजनीति, क्योंकि बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, और किस तरीके से सिंदूर और कई सारे बहुत बड़े कांड हुए थे, भारत ने देखा था। और दीदी के रूप में एक नया चेहरा सब सामने आया था और उन्होंने वायदा किया था कि मैं बंगाल को बदलूं। लेकिन दीदी जब पूर्ण रूप से आ गई सरकार में और सत्ता उनके पास आ गई, तो उन्होंने अपना पूरा चरित्र बदल लिया और उसी लेगेसी को वो आगे बढ़ाने में अनिर्बान, क्या ममता बनर्जी की राजनीति का चरित्र बदल गया है? वो ममता बनर्जी जो क्रांति के नाम पर कभी भी किसी की कार पर खड़े होकर के अपना विरोध दर्ज कराती थी, वो ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल के लिए रेल ना चले तो फिर सदन के अंदर ही अपनी शॉल फेंक करके अपना विरोध जताती थी। जमीन की राजनीति कही जाती थी। आज की तारीख में क्या ये कहा जाए कि क्रोनी कैपिटलिज्म यानी चहेतों के पूंजीवाद का शिकार हो गई हैं? जी आप बहुत बढ़िया कि आपने ये टर्म उठा लाए, क्रोनिक कैपिटलिज्म और मोदी शाह, ये बिल्कुल समार्थक हो चुके हैं। क्योंकि जहां अदानी अंबानी वहीं मोदी, जहां भाइपो होते हैं वहां पर क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, वहां पर चहेतों का पूंजीवाद होता है। जहां भाइपो होते हैं, जहां परिवार होता है, जहां रुजिरा होती है, जहां मेनका होती हैं। आप एक ये तो बीजेपी का एलिगेशन है ना। आप एक नाम भी नहीं बता पाएंगे कि ये जो क्रोनी कैपिटलिस्ट कर रहे हैं क्या कौन है? आप नाम बता दीजिए। हम तो नाम बता रहे हैं। अदानी अंबानी के लिए मोदी शाह काम करते हैं, मैं ये भी बता रहा हूं। इसीलिए वो किसानों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उनके साथ कोई सलूशन नहीं निकाल रहे हैं। मैं नाम करके बोल रहा हूं। आप नाम भी नहीं बता पाएंगे बीजेपी वाले, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। तो ये किसानों की जो आंदोलन चल रहा है वही प्रूफ करता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है काम करता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक आखिरी सवाल मुझे सुनीत जी से लेना चाहिए। कनेक्ट हो गए हैं सुनीत चोपड़ा जी। एक आखिरी सवाल के लिए चलते हैं सुनीत चोपड़ा जी के बाद। सुनीत जी, एक देसी खेल होता है ना हिंदुस्तान का, कबड्डी। तो कबड्डी, हाँ, जैसे कबड्डी किया जाता है ना कि गए पाले के पास में गए, किसी को भी छू करके भाग गए, ठीक इसी तरह सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तारी तो किसी की नहीं करेंगे, पाला छू करके चले आएंगे। किसी को भी सलाखों के पीछे बड़ी मछली को लेकर के नहीं जाएंगे और बस छू करके चले आएंगे ताकि किसी को भी बदनाम कर दिया जाए या किसी के भी पॉलिटिकल लाइफ को डैमेज कर दिया जाए। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कबड्डी चल रही है? अगर कबड्डी चल रही है तो पछाड़ किसकी है? ये कबड्डी जो चल रही है इसमें तिकोनिया या चौकोनिया संघर्ष होगा। हाँ। और तिकोने और चौकोने संघर्ष में आप ये समझ लेना कि ये हालत, ये जो आजकल मैं पूरी डिबेट्स देख रहा हूं, लोग सिर्फ ममता और कबड्डी में किसकी राजनीतिक सांस टूटेगी? ना लेफ्ट की बात होती है ना कांग्रेस की बात होती है। चुनाव के बाद तय किया जाएगा बंगाल की सरकार क्या होगी और बीजेपी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। यासिर जिलानी जी, पियाली आचार्य जी, संदीपा जी, अनिर्बान बैनर्जी और सुनीत चोपड़ा जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में मेरे चैनल के लिए अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। अंत करूंगा एक बड़ी खबर के साथ। जल्द हो सकता है बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन लेगा कोलकाता में तैयारियों का जायजा। केंद्रीय बलों की तैनाती का दिशा निर्देश जारी हो सकता है। इसका मतलब यह है जल्द ही पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक।